स्वागतम साथियों। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल संस्कार गुरुकुलम में। मैं हूँ आनंद राज आनंद और आज मैं एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ जो कि सीटेट के एग्ज़ाम्स की नज़र बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। और सीटेट की जो CDP है उसकी चैप्टर 1 जो कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विद द लर्निंग है ना। तो बाल विकास की अवधारणाएं एवं अधिगम से संबंध जो पहली टॉपिक है उस टॉपिक की थ्योरी, चूँकि थ्योरी तो कंप्लीट हो चुकी है और आपने से अगर कोई थ्योरी को नहीं देखा है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में उनका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप पूरे वीडियोस के थ्योरीज को देखेंगे। जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो क्वेश्चन का ऑप्शंस को छांटने में आपको बहुत सुविधा होगी। तो चलिए साथियों, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लेंगे। आज हम आपके बीच में बाल विकास की अवधारणाएं एवं अधिगम से संबंध जो टॉपिक है CDP की पहली चैप्टर उसके हम क्वेश्चन और आंसर का सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, साथियों हम चाहेंगे कि हमारे जो भी विद्यार्थी हैं आप वीडियो को पॉज करके कमेंट के माध्यम से आप उसका आंसर को मैसेज करेंगे ताकि हमको भी लगेगा कि आप कौन कौन आंसर कर रहे हैं। हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं उनसे रिक्वेस्ट होगा कि वो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि एक का आंसर क्या होगा। आप लिखेंगे, फिर 2 नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर वहीं पे आप उसको पॉज करके फिर आंसर लिखिएगा। इससे पता चलेगा कि हमारे कितने विद्यार्थी हमारे वीडियो से लाभान्वित हो पाते हैं, है ना साथियों। तो चलिए, सारे नियम को आप समझ गए होंगे और अब चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इंटू डोमेन्स सच एज। तो साथियों, अगर आपने हमारी लेक्चर क्लास देखी होगी तो हमने बात किया था कि जो प्रक्षेत्र की बात की जाती है, मानव विकास के जो क्षेत्र के विकास की क्षेत्रों की जो बात की जाती है वो शारीरिक विकास, वही शारीरिक जिसको हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट डोमेन कहते हैं। और ये ना 2019 की क्वेश्चन है ना, सीटेट की 2019 की क्वेश्चन है ये। तो फिजिकल डेवलपमेंट पे बात किया था हमने, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बात किया था और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट पे बात किया था हमने। तो इसका आंसर चला जाएगा आपका 1, है ना। 1 का आंसर क्या चला जाएगा साथियों? 1 नंबर चला जाएगा। आपने जिन्होंने थ्योरी नहीं देखी है, हम चाहेंगे कि आप थ्योरी को जरूर देखेंगे। थ्योरी सबका जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। 1 का आंसर चल जाएगा 1, क्योंकि अगर हम बाल विकास के प्रक्षेत्र की बात करते हैं तो शारीरिक प्रक्षेत्र, वही संज्ञानात्मक प्रक्षेत्र और सामाजिक संवेगात्मक प्रक्षेत्र तीनों आते हैं। जिसमें से क्या नहीं होता है? तो आध्यात्मिक प्रक्षेत्र नहीं होता है और कोई मनोवैज्ञानिक प्रक्षेत्र नहीं होता है। ऑप्शन चारों में से आपको कुछ ना कुछ मतलब अलग अलग दिखाई पड़ेगा। जैसे 2 नंबर कहते हैं, देखिए यहाँ पे आध्यात्मिक है, तो आध्यात्मिक कभी भी प्रक्षेत्र के अंतर्गत हमारे बाल विकास के अंतर्गत नहीं आती है। वहीं अगर हम 3 नंबर की बात करें साथियों, तो 3 नंबर में कहता है कि देखिए तीनों का तीनों दिया हुआ है, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, लेकिन मनोवैज्ञानिक ये कोई प्रक्षेत्र नहीं है। हाँ, अगर प्रक्षेत्र है तो वो है हमारा सामाजिक मनोवैज्ञानिक हो। ये हमारा जो है वो क्या चीज़ है? तो हमारा कहता है कि जो संवेगात्मक और सामाजिक है ना, सोशियो इमोशनल होना चाहिए वहाँ पे। इसी वजह से हमारा ये मनोवैज्ञानिक के नहीं होने की वजह से होगा। 3 नंबर भी जैसे कहता है मनोवैज्ञानिक के वजह से हमारा प्रक्षेत्र, आप वीडियोस को देखिएगा समझ में आ जाएगा। 3 प्रक्षेत्र हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक और सामाजिक प्रक्षेत्र होते हैं ना। तो 1 का आंसर आपका 1 चला गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उस पर हम लोग गौर करते हैं। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट्स इज प्राइमरली अ पार्ट ऑफ। विकास किसका पार्ट है? विकास, शारीरिक विकास, ध्यान दीजिएगा, अवधारणाओं का विकास। अवधारणाओं का विकास का मतलब यहाँ पे होता है कंसेप्ट्स का डेवलपमेंट। तो शारीरिक विकास का कंसेप्ट से कोई डेवलपमेंट, कोई मतलब कि उससे उसका संबंध नहीं है। सामाजिक विकास से कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। संवेगात्मक से भी कोई इसको लेना देना नहीं है। तो बौद्धिक विकास जो है वो अवधारणाओं का विकास से जुड़ा हुआ चीज़ें बात करता है। इट मीन्स द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट्स। शारीरिक विकास शरीर में वृद्धि वगैरह से जो शरीर में जो भौतिक जो परिवर्तन होती है वो होता है। सामाजिक विकास क्या होता है? जो समाज के जो मानदंड, जो मान्यताएं, जो इकाई है, जो रहन सहन, तौर तरीके, एथनिसिटी, नॉर्म्स, कल्चर्स,
ये सारे चीज़ सामाजिक विकास के अंतर्गत आती है। वहीं पे इमोशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें साथियों, तो इमोशनल डेवलपमेंट में क्रोध, लोभ, क्षय, भय, ये सारे चीज़ आपकी इमोशनल डेवलपमेंट आती है। वहीं अगर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो तर्क, अवधारणाएं, संप्रत्यय, चिंतन, मनन, ये सारे चीज अंदर में आते हैं। तो वही कहता है कि अवधारणाओं का विकास किस में होगा, तो अवधारणाओं का विकास साथियों बौद्धिक विकास से जुड़ा हुआ चीज है। और इसका जो आंसर जाएगा ना, वो आंसर हो जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर का 2 का आंसर 4 चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है ना। तो आपको हम बताए थे थ्योरी में चर्चा भी किए हुए थे। तो याद रखिएगा साथियों, जिन्होंने हमारी थ्योरी नहीं देखी उससे जरूर देखिएगा। एक बार थ्योरी कंप्लीट होती है तो सारा क्वेश्चन मम्मा आपसे बन जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन कहता है कि द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुवार्ड्स पेरिफेरीज और द एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स द, ये क्या होती है। तो ये आपको हमने बताया था, ये प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट होता है ना। क्या होता है ये प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, जो कि मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को यह आरोपित करता है। और मैंने सारे चीज़ों पे बात किया था। प्रिंसिपल्स ऑफ डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट क्या होता है वो मैंने बात करी। कैस्केड डेवलपमेंट और रेडिएटेड डेवलपमेंट क्या होता है मैंने वो बात भी की है। अपने वीडियो को आप नहीं देखे जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है साथियों वो चला जाएगा हमारा क्या, तो 2 नंबर। बात समझ में आपको आ रही है। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग चलते हैं 4 नंबर। तो आप लोग अपने मन से भी आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा पॉज करके ना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं क्या होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट मीन्स दैट, जो मोटर डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट का मतलब गत्यात्मक है ना, गत्यात्मक जो विकास है उसके बारे में वो कर रहे हैं ना। तो कहता है कि गतिकी विकास या प्रेरक विकास का समीप दूराभिमुख है ना सिद्धांत का आशय होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल का यहाँ पे तात्पर्य क्या होता है इस पे बात करता है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 का यदि आंसर की बात करें तो वो देखते हैं हम लोग। कहता विकास पैर से सिर की ओर जो है वो अभिमुख होता है। तो ये तो पहला कोई डेवलपमेंट है ही नहीं। विकास जब भी होती है तो सिर से पैर की ओर होती है, ये होता है। लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिफेलोकॉर्डल कहते हैं। दूसरी बात कहता है यह बचपन में जैविकी परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। ये ऐसा कोई बात इसमें नहीं कहता है, श्रृंखला से संबंधित कोई चीज नहीं है। विकास जीव के केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है, ये बिल्कुल सही है। 3 नंबर हो जाएगा इसका आंसर, है ना। प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल्स जो है मोटर डेवलपमेंट वो किसका बात करता है, तो बात करता है प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑर्गेनिज्म टुवर्ड्स इट्स पेरिफेरी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम लोग आंसर की बात करें साथियों तो 4 का आंसर चल जाएगा 3 नंबर। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हम लोग इसको गौर से देखते हैं। विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। सिरा पदाभिमुख, सिफेलोकॉर्डल का मतलब होता है विकास सिर से पैर की ओर। तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट आप हिट कीजिएगा और ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये भी आपका सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 5 सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल जो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल होता है वो बतलाता है द डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टू। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल। हमने आपको बताया था फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है ना साथियों। तो एक बार हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ही हम लोग देखेंगे चीज़ों को। तो एक बार तो मैं चलता हूँ और ये नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आता है एक बार मैं देख लेता हूँ। यस, ओ माय गॉड, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें कहता है कि गतिक कौशल कौन सा होगा। अच्छा, ये यहाँ पे आ जाएगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2। ओ माय गॉड, थोड़ा सा साथ देंगे आप तो चीज़ें बहुत समझ में आ जाएगा आपको। कहता है कौन सा इसमें जो है फाइन मोटर स्किल को दर्शाता है। तो आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिया था
आप थ्योरी क्लास लेकिन जरूर देखेंगे साथियों। यहाँ पे आपको यदि हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं तो आप रट लीजिएगा, अगर आपने थ्योरी नहीं देखा है तो थ्योरी जरूर देखेंगे। तो हमने बताया था कि जो पढ़ना, ये जो लिखना है, ड्राइंग करना, ये क्या है, फाइन मोटर स्किल्स होता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आपका साथियों जो चला जाएगा 6 नंबर का आंसर, वो चला जाएगा 3 नंबर। एकदम 100% एकदम सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ह्यूमन डेवलपमेंट इज डैश, मानव विकास डैश है। क्वेश्चन नंबर 7 को बढ़िया से पढ़िएगा। तो मानव विकास, चूंकि आपको विकास का मतलब ही बताए थे कि ये हॉलिस्टिक चेंज के बारे में बात करता है। डेवलपमेंट ऑफ एनी ह्यूमन बींग्स टॉक्स अबाउट द होलिस्टिक चेंजेस एंड इन होलिस्टिक चेंजेस ऑल टाइप्स ऑफ द डेवलपमेंट आर कंक्लूडेड, है ना, इंक्लूडेड। इसमें से आपका दोनों के दोनों पक्ष आ जाते हैं, मात्रात्मक पक्ष भी आते हैं, वही गुणात्मक पक्ष भी आते हैं। इसीलिए इसका आंसर जो चला जाएगा वो होता है क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं, है ना साथियों। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 8 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है। मतलब प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है या किसके ओर, प्रारंभिक बाल्यावस्था, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसको हम लोग कहते हैं, इसको आप अर्ली चाइल्डहुड भी बोलते हैं, है ना। तो ये होगा 2 से 8 वर्ष तक। अब इसमें बहुतों को कन्फ्यूजन होगी, आप बहुत सारे राइटर्स की बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे अलग अलग तरीके से दिया गया होगा। हमने भी आपको क्लास में जब पढ़ाया था 2 से 6 वर्ष ही या 6 से 7 वर्ष ही लिखा था। तो 1 साल आगे पीछे हो जाए, मोटा मोटी आप लेके तौर पे चलेंगे, क्योंकि अगर बहुत सारी राइटर्स की बात करते हैं तो उसमें और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। हमने जो थ्योरी में बताया वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, है ना साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आप देंगे तो वो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है अर्ली चाइल्डहुड का। तो हम लोग यहाँ से होना चाहिए 2 से 6 से 7 वर्ष, लेकिन इन्होंने 2 से 8 वर्ष दिया है, तो इसी चीज़ को हम लोग कवर कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं और ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थी की कक्षा से, है ना, व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, इंग्लिश में भी मैं पढ़ देता हूँ। नॉलेज ऑफ विच विल बी मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर अ टीचर डीलिंग विथ ए क्लास कंप्राइजिंग स्टूडेंट्स ऑफ मिक्स्ड एज ग्रुप। जहाँ पे भिन्न भिन्न उम्र के जो बच्चे हैं वहाँ पे एक शिक्षक को कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस पे ये बात आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। बच्चों की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उस पर गौर करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पे कभी गौर ही नहीं करना है हमें। हम क्या करेंगे तो विकासात्मक अवस्थाओं पर उसका वर्णन करेंगे, है ना। 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा विकासात्मक अवस्थाओं। क्वेश्चन को समझिएगा, मान लिया जाए क्वेश्चन को समझिएगा, कहता है मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा एक ऐसा कक्षा है जहाँ पे सारे बच्चे, सारे उम्र के बच्चे, बहुत सारे उम्र के बच्चे, अलग अलग उम्र के बच्चे उसमें हैं। और एक शिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि बच्चों में कि जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है उस पर ध्यान देना चाहिए कि कौन सा कैसी विकास की अवस्थाएं बच्चों में है। अब पता चला कि वो क्लासरूम में सारे उम्र के बच्चे हैं और ग्रेजुएट कक्षा वाली टॉपिक पर अगर हम लोग बात करते हैं, बहुत बड़ी टॉपिक पे बात करते हैं, तो छोटे उम्र के जो बच्चे उसको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमें ध्यान देना होगा विकासात्मक अवस्थाओं पर। जैसे बच्चा जिस स्टेज की डेवलपमेंट करेगा उस चीज़ों को गौर करेंगे हम लोग, है ना। और फिर 3 नंबर कहता है उनके अभिभावकों का व्यवसाय। हमको बच्चों के अभिभावक के व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। हमारे मिश्रित आयु वर्ग बच्चों के लिए हम लोग विकासात्मक अवस्थाओं का वहाँ पे क्या करेंगे, चयन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर चला जाएगा साथियों, ये जरूर देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर चला जाएगा क्या चीज़, 2 नंबर। वही आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10 ही कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। मतलब कि कौन सा जो है टाइम इंटरवल लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी में आता है। तो आपको याद होगा कि शैशवावस्था जन्म से 2 से 3 वर्ष तक का होता है। वहीं उत्तर बाल्यावस्था 2-3 वर्ष से लेके 6-7 वर्ष तक होता है। और फिर उसके बाद हम लोग बात करें क्या चीज़ का, परवर्ती बाल्यावस्था, तो वो होता है साथियों कहाँ से, तो जाकर के हम बात करेंगे 8 से, है ना, 6-7 साल से लेके 11 वर्ष तक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट हम लोग हमारे थ्योरी से है, तो वो चीज़ आप देखेंगे।
और यही नहीं साथियों, अगर हमारे थ्योरी को आप कंप्लीट करते हैं तो आपका हर एक क्वेश्चन आपका बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर चला जाएगा 4 नंबर। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं साथियों, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, शैशव काल की अवधि है तो जन्म से 2 वर्ष तक का है। तो ये तो आपको डायरेक्ट हमने बताया है, तो सॉरी फॉर दैट, यस ये चल जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक, 2 नंबर आंसर चला जाएगा। तो आइए 11 नंबर के बाद हम लोग जुड़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर, और फिर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं। विकास शुरू होता है, विकास कहाँ से शुरू होता है, आप लोगों को हमने बताया था विकास जो शुरू होगा माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि माँ के गर्भ में बच्चा एक सुई के नोक के बराबर होता है, और वही बच्चा 9 महीने के अंतर में वो क्या होता है, वो जो है मतलब कि 1 फुट को वो प्राप्त कर लेता है हाइट। तो वो तो डेवलपमेंट वहीं से हो रहा है ना। तो इसका आंसर 12 का चला जाएगा प्रसव पूर्ण अवस्था, प्री नेटल स्टेज पे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन रिलेशन टू एडोलसेंस। एडोलसेंस के बारे में ना, तो मैं एक बार इसे क्या करता हूँ, आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट जगह पर, और फिर नेक्स्ट जगह पे मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 14 नंबर। तो किशोरावस्था, ये क्वेश्चन हाँ जी 13 नंबर का क्वेश्चन शायद छूट गया है कहीं पे। तो 13 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का मतलब जो ऑप्शन है वो छूट गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, कोई बात नहीं है, मैं वैसे बता देता हूँ इसकी क्या होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13, यस, किशोरों के संदर्भ कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा टेम्पलेटेड होते हैं, तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 13 को छोड़ देते हैं, छूट गया है टाइप करना। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर जोड़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं, तो इसको आप लोग जरूर लेकिन हमारे थ्योरी क्लास को देखेंगे ना। तो बच्चा जो एडोलसेंस के पीरियड में होता है वो बहुत ही एनग्जाइटी होती है एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स होता है। बच्चा दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार के बदले में वो ज़्यादा भाव रखता है। हमने बताया था बच्चा यहाँ पे ज़्यादा ना दुश्चिंता के साथ जीता है, और वो बच्चों और वो लोगों के बीच में ज़्यादा अपने आप को दिखाना चाहता है। अगर भोज भी खाने गया तो उसको लगेगा कि हमको ही लोग देख रहा है, वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट अपने आप को ही मानते हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो चला जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 2 चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा 2। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो इसका आंसर चल लेते हैं हम लोग। तो किशोरावस्था, तो यहाँ पे तो सक्रिय सदस्य होते हैं, तो बहुत अच्छे यहाँ से मतलब अपना स्वाधीनता को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन यहाँ कहता है कि समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर 15 का अगर बात करें साथियों तो वो चला जाएगा 3 नंबर, और वो है पूर्व बाल्यावस्था। हम थोड़ा स्पीड से करते क्योंकि हमें 34-35 क्वेश्चन करनी होगी, थोड़ा स्पीड से चलते हैं, कम समय में ज़्यादा करते हैं ना, और थ्योरी जरूर देखेंगे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा आपका कौन सा, एक बार थोड़ा सा काम जो है ये कम करता है ना, तो इसका चल जाएगा 3 नंबर। चलिए 15 के बाद जुड़ते हैं 16 नंबर। किशोर डैश से संबंधित अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समवयस्क दबाव के अनुरूप चल लेते हैं। एडोलसेंस कन्फर्म, है ना, एडोलसेंस क्या करता है, कन्फर्म टू पीयर प्रेशर टू फुलफिल देयर नीड्स रिलेटेड टू। किशोर डैश से संबंधित, किस चीज से संबंधित अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने जो क्या करता है, जो कि उसके जो पीयर ग्रुप्स हैं समवयस्क हैं उसके दबाव के अनुरूप चल लेते हैं। तो 16 का आंसर अगर हम बात करें साथियों वो कहता है 1 नंबर में अपनेपन, बिलोंगिंगनेस, ये बिल्कुल सही होगा। 16 का आंसर एक ही जाएगा, लेकिन इसको समझने की कोशिश करेंगे। बच्चा अपने पीयर ग्रुप्स का सक्रिय सदस्य हो जाता है, ये तो बात आप जानते ही हैं। अब लेकिन वो सक्रिय, लेकिन यहाँ पे बोलता क्या है कि किशोर के बारे में, किशोर के बारे में। तो किशोर जो होते हैं वो अपने दोस्तों के बीच में दोस्तों के बातों को
अपने जैसा बिलोंग फील करता है। मतलब दोस्तों की समस्या उसके लिए अपना समस्या होता है, वो दोस्त के लिए अपना सर्वस्व त्यागना चाहता है। मतलब वो दोस्त का कहीं न कहीं एक ऐसा भूमिका निभाता है, वो चाहता है कि दोस्ती हमारा हमेशा बरकरार रहे और दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त ही होता है। इस चीज़ को एडोलसेंस जो किशोरावस्था के बच्चे हैं यही मान के चलते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 16 का यदि आंसर की बात करें वो चल जाएगा अपनापन। तो 16 का आंसर चला गया साथियों 1 नंबर। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो कहता आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। यह कैसा सामाजिक संरचना है आनुवांशिकता? तो आप हमारे वीडियोस जो थ्योरी की वीडियोस है वो जरूर देखिएगा, सारा क्वेश्चन बनेगा। यही नहीं कि यही सारे क्वेश्चन बनेंगे, आपका सारा सीटेट का क्वेश्चन ही बन जाएगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा जो है आनुवांशिकता डैश आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। तो 17 का अगर आंसर की बात करें तो इसमें चला जाएगा स्थिर, है ना। गत्यात्मक तो वो चला जाता है कि इसमें क्या कहते हैं आपका इन्वायरमेंट पे, और स्टैटिक की अगर बात करते हैं तो वो चला जाता है हमारा आनुवांशिकता पर। तो ये हमने थ्योरी में क्लास में बताया हुआ है। तो 17 का आंसर चला जाएगा 2 नंबर साथी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 को पहले आंसर टिक कर देते हैं। 17 का आंसर चला जाएगा 2 नंबर, और उसके बाद चलते हैं हम लोग 18 नंबर। कहता है कि व्यक्तिगत भिन्नता वंशानुगत कारकों तथा डैश के बीच जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। व्यक्तिगत भिन्नता वंशानुगत कारकों तथा डैश के बीच में जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। Individual differences can be attributed to the complex interplay between the heredity factors or the किस वजह से होती है? तो इसकी वजह से अगर बात करें, अगर व्यक्तिगत अगर देखिए व्यक्तिगत अगर भिन्नता की बात करें तो वंशानुगत कारकों और वातावरण के बीच में अंतः संबंध स्थापित होता है। और हमने बताया था D इज इक्वल टू डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट, है ना। उसके बीच में इन्वायरमेंट और जाकर के आपका हेरिडिटी के बीच में कैसा संबंध होता है? तो अंतः संबंध होता है। आप हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर हमारे जाकर के आप हमारे थ्योरी का अगर नहीं देखते हैं तो आप यहाँ पे आंसर को रट लीजिएगा, लेकिन ये आपको अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप जब तक थ्योरी कंप्लीट नहीं कीजिएगा देन यू आर नॉट इन ए पोजीशन टू गिव और परफॉर्म द बेस्ट इन योर क्लासरूम, है ना साथियों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 के बाद चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद से असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है और उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भोजन भेजते रहें और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं। तो क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित दोनों के बीच जो है परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगे। ध्यान दीजिएगा, उसके मम्मी पापा दोनों ही खिलाड़ी हैं और दोनों जो है मिल के बच्चे को प्रैक्टिस कराते हैं। तो यह क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका आप ऑप्शन को पढ़िएगा और फिर आपको समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, माता पिता का उसमें रोल है। माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं तो आनुवांशिकता वाला गुण उसमें आया होगा। अब वो वातावरण में है और वातावरण में भी पापा मम्मी उसको सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच में ही उसका परस्पर प्रतिक्रिया का संबंध बना हुआ है। तो 19 का आंसर की बात करें तो ये हमारा चला जाएगा ऑप्शन नंबर चल जाएगा 3। सॉरी ये चल जाएगा 3 नंबर चल जाएगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टिक करने में मिस्टेक्स हो सकती हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, कोई बड़ी इश्यू नहीं है। द यूनिक क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो कहता है द यूनिक इंट्रैक्शन ऑफ डैश एंड डैश कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स ऑफ आउटकम्स ऑफ डेवलपमेंट। तो वही हो जाएगा ना, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो 20 का आंसर चला जाएगा 2। तो आप टिक करेंगे 20 का 2 नंबर, है ना। इसके बाद साथियों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। कौन सा जो है भूमिका सही प्रदर्शित करता है आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका पर। तो हम लोग ऑप्शन को देखते हैं और ऑप्शन नंबर 1 कहता है सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। ध्यान दीजिएगा आप, ये जो पूरी तरह जो है
इस वर्ड को, यह एक नेगेटिव वर्ड है और ऐसे क्वेश्चंस ये जो ऑप्शन में अगर पूरी तरह रहे, लिमिटेड किसी चीज़ को कर दे तो उसको हम लोग गलत मानते हैं। और इसका आंसर जो है 1 नंबर कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लिखा है पूरी तरह, मतलब ये गलत बात है। पूरी तरह कभी भी 100% हम लोग नहीं बातों को रख सकते, है ना। 2 नंबर का था अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। नहीं, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार ही सिर्फ, यही दोनों सिर्फ, क्योंकि ये भी अंडर एस्टिमेट कर रहा है, जिसके वजह से ये आंसर नहीं जाएगा। क्योंकि सिर्फ पौष्टिक और अच्छा देखभाल ही बच्चों को जन्मजात विकार को दूर नहीं कर सकता है। इसके और भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को दूर किया जाता है साइकोलॉजिकल कंडीशंस के साथ। तो 2 नंबर भी आंसर इसका नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, कहता है पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ देखिए, पर्यावरण केवल, वनली पर्यावरण, ये तो गलत हो गया ना। पर्यावरण के साथ साथ हेरिडिटी का भी रोल रहता है। तो सिर्फ केवल वो जो वर्ड आ गया, इसके वजह से आपका आंसर नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। बच गया 4, तो 4 तो आंसर होगा। लेकिन पढ़िए आंसर कहता क्या है, कहता विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता का और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बहुत अच्छा बात इन्होंने कहा है, इसलिए आंसर चला जाएगा 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, बहुत अच्छा ऑप्शन दिया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ते हैं। कहता व्हाई डू इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम वन अनदर, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। तो उसके बीच में जो भिन्नता होती है तो वह होती है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच में जो अन्योन्य क्रिया का जो कारण होता है उसी की वजह से होता है। और 22 नंबर का अगर हम आंसर की बात करें साथियों, तो वो हमारा चला जाएगा 3 नंबर। तो अगर हम बात करें तो आंसर नंबर चल जाएगा 3 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 की ओर। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के वृद्धि उसकी आनुवांशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन क्या है, इसके बारे में कहिएगा। इसको अच्छे से पढ़ेंगे आप। तो कहता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन शैपिंग एन इंडिविजुअल सिंस ग्रोथ ऑफ इच इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय द जेनेटिक मेकअप, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये तो बात सही बोलता है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया से पढ़ने के बाद ऑप्शन की ओर ट्रैवल करते हैं और हम लोग पाते हैं कि यह ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। कहता है कि किस व्यक्ति को आकार देने में, है ना, इन्वायरमेंटल फैक्टर डू नॉट प्ले एनी रोल इन शैपिंग एन इंडिविजुअल सिंस ग्रोथ ऑफ ईच इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय द जेनेटिक मेकअप। सही बात। देखिए ध्यान दीजिएगा कि बच्चों का जो विकास है, जिसको बढ़ना रहेगा, किसी भी इन्वायरमेंट में रहेगा, उसका हाइट अगर माता पिता का 6-7 फीट है तो लड़का का भी हाइट अच्छा हाइट रहेगा, उसको कैसा भी वातावरण दे दिया जाए। तो ये एक प्रकार से इसका आंसर अगर हम बात करें तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 ही लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि कहता है ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो 23 नंबर का आंसर हम 1 देते हैं। और इसको एक बार अच्छे से आप पढ़िएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो आइए 23 के बाद हम लोग 24 की ओर क्वेश्चन चलते हैं और 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, इस पर गौर करते हैं हम लोग। तो 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका उपयुक्त प्रतीत होगा। तो एक डिबेट हो रहा है जिसमें कि नेचर एंड नर्चर पे बात हो रही है। मैंने टॉपिक पे इसमें ज़बरदस्त बात करी थी, तो उस टॉपिक को ध्यान से आप थ्योरी क्लास को देखिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। तो हमने वहाँ आपको बताया था कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही एक दूसरे के साथ में अंतर संबंधित होते हैं और ऐसा ऑप्शन जिसमें आ जाए वही वाला आंसर हो जाएगा। तो एक इसका आंसर नंबर हमको 3 जाता है। लिखता है वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। आपको मैंने बताया था कि वंशानुक्रम और पर्यावरण और परिवेश जो है ये आपस में बहुत ही अंतर संबंधित होते हैं, जिसके वजह से इसका आंसर चल जाएगा 3 नंबर। तो हमने बताया था नेचर और नर्चर के बारे में, बहुत अच्छे से आप हमारे थ्योरी क्लास को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति के नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि आर्जव सेज दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय one's innate
rediposition while Sonali feels that it is because of the environment, and this discussion between Arzav and Sonali is about. आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक मतलब जन्मजात प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। बात बिल्कुल उन्होंने सही कहा। जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है, ये भी सही बात बोलती है। तो अर्जव और सोनाली के बीच जो यह चर्चा दिया गया है यह दर्शाता है, तो ये क्या दर्शाता है, तो यह देखिए दोनों जो टॉक कर रहे हैं वो प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद पे टॉक कर रहा है, मतलब दे आर टॉकिंग इन द नेचर एंड नर्चर डिबेट। ठीक है, तो 25 का जो आंसर चल जाएगा साथियों वो होगा 4 नंबर। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। कहता निम्नलिखित में से कौन सा विकास से संबंध मुद्दा है, तो ध्यान दीजिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट। तो इस चीज को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास से संबंधित मुद्दा है, विकास की बात करता है। तो 26 का अगर हम लोग ऑप्शन देखते जाएं तो एक नंबर कहता है सहजात, है ना, सहजात अर्जित मतलब कॉन्जेंशियल अक्वायर्ड। एक नंबर कहा तो ये होता नहीं है, क्या होता मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूं। सहजात मतलब सेम कैटेगरी का हो, अर्जित मतलब जो ज्ञान प्राप्त करते हो। जैसे कॉन्जेंशियल का मतलब होता है जैसे हम वी आर द पीपुल्स, हम लोग सभी एक जाति के हैं, हमारा अर्जन जो ज्ञान होता है भले वो अलग अलग हो सकता है, इसकी वजह से ये तो गलत हो जाएगा आंसर। तो 26 का ऑप्शन नंबर 2 पढ़ते हैं, और ऑप्शन नंबर 2 कहता है स्वाभाविक पोषण संबंधी, नेचुरल न्यूट्रिशनल, ये नहीं होगा। 3 नंबर आंसर चला जाएगा साथियों नेचर एंड नर्चर। हमने ये टॉपिक आपको पढ़ा चुका है, आप वहाँ से देख सकते हैं, तो ज़्यादा बात हम यहाँ पे नहीं कर सकते है ना। आप हमें हमारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें साथियों, 27 नंबर कहता है बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कौन सा सत्य है। तो ध्यान दीजिएगा कि बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा सत्य है ना। तो आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ प्रचलित नहीं होती है, जी नहीं, ये गलत हो गया। एक नंबर प्रचलित होता है, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए अनुवंशिकता जरूरी है। देखिए ये गलत हो गया, ये सेंटेंस दोनों के बीच में कंट्राडिक्शन ये पैदा कर रहा है, इसीलिए गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 कहता है आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। देखिए आनुवांशिकता और वातावरण कितना परसेंट मतलब ये कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है, ये नहीं बताता, लेकिन हाँ दोनों एक दूसरे के क्या कहते हैं सहसंबंध होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 चल जाएगा, और वो कहता है समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान। हाँ जी हाँ, यहाँ पे दोनों का एक जैसा सापेक्ष योगदान होता है ना। तो 27 का आंसर चल जाएगा 4 नंबर। तो चलिए 27 के बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, और 28 की ओर चलते हैं। ओ माय गॉड, यस 28 नंबर। तो 28 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन तो कथन जो है वो सत्य है। तो 28 नंबर को एक बार देख लेते हैं। कहता क्या है कि विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एकदम गलत बात बोला। जब विद्यालयीकरण करते हैं तो बुद्धि के लिए, बुद्धि का विकास के लिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए ही तो हम लोग स्कूलाइजेशन करते हैं, स्कूलिंग करते हैं। तो बच्चों को विद्यालय इसलिए भेजते हैं ताकि उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अच्छे से ग्रो कर सके, बौद्धिक विकास करने के लिए ही भेजते हैं। इसलिए 28 का आंसर 1 कभी नहीं हो सकता। 2 नंबर कहता है कि आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। बिल्कुल, ये 28 का जो 2 है ऑप्शन ये सही कहता है। कहता जेनेटिक मेकअप इम्पैक्ट्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू क्वालिटीज ऑफ द इन्वायरमेंट। देखिए आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है, बिल्कुल प्रभावित करती है। देखिए अब जैसे आनुवांशिकता अगर हमारे माता पिता अच्छे हैं और हमारा इन्वायरमेंट भी अगर अच्छा मिलता है, हम और भी अच्छे ग्रो कर सकते हैं, यही इसका आपका भावार्थ निकलता है। तो 28 का अगर आंसर की बात करें साथियों तो 28 का आंसर आपका चल जाएगा 2 नंबर। क्लियर है। 28 के बाद चलिए 29 नंबर, और 29 नंबर क्या कहता है मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन समुचित है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टू द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का क्या रोल होता है, इस पे ये कहा जा रहा है। इसको आप ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा और इसको आप टिक कर सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन देखते जाते हैं। 1 नंबर कहता है परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है। एकदम गलत बात होता है, परिवेश की भूमिका स्थिर नहीं रहती है, वो डायनेमिक ही रहता है और वो चलते रहता है। तो 1 नंबर तो गलत हो गया। 2 नंबर कहता है कि व्यवहार के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास की प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। जो 2 नंबर है 29 का 2 नंबर ये भी गलत कहता है, क्योंकि व्यवहारवाद के 29 का 2, हाँ, व्यवहारवाद के सिद्धांत, तो इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। बिहेवियरिज्म जो है वो प्रकृति पर डिपेंड नहीं करता, उसका मूल रूप से इस पर आधारित नहीं रहता, उसका कहीं ना कहीं जो प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस है, पूर्व के अनुभव है, उस पर डिपेंड रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते क्या कहता है। कहता है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। और ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 29 का 3 ही चला जाएगा। वैसे समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। कहता है क्वेश्चन कि मानवीय विकास में आनुवांशिकता और परिवेश की भूमिका जो है वो कौन सा लाइन है जो अच्छा से दिखाता है। तो ध्यान दीजिएगा, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे विकास का कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ पे आनुवांशिकता और परिवेश दोनों ही सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील होते हैं। वो एक दूसरे के साथ में सहसंबंध के साथ में वो परिवर्तित होते रहते हैं और विकास करते रहते हैं। तो 29 का आंसर 2 चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। प्रकृति व पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। नेचर एंड नर्चर आर रिलेटेड। किससे यह संबंधित है। तो यह आनुवांशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। हमने पढ़ाया, आप देख लीजिएगा। तो इसका चला जाएगा 30 का 1 नंबर। क्लियर है। आइए चलते हैं 31 नंबर। और 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप आनुवांशिकता संबंधी कारक है। तो आनुवांशिकता से संबंधित कौन सा कारक है। तो आनुवांशिकता का संबंधित अगर कारक की बात किया जाए, समकक्ष व्यक्तियों की समूह के प्रति अभिवृत्ति, एटीट्यूड, तो ये होगा नहीं, ये तो बिहेवियर में आ जाता है। चिंतन प्रारूप, तो ये इंटेलेक्चुअल हो जाता है। और आंखों का रंग, आंखों का रंग क्या हो जाता है। तो ये हेरिडिटी को रिप्रेजेंट करता है। आनुवांशिकता की वजह से आंखों का रंग, माता पिता का अगर मम्मी का अगर आंख भूरा कलर का है तो बेटा बेटी का भी हो सकता है। तो यही चीज इसको प्रस्तुत करता है ना। तो निम्नलिखित में से जो कारक है, तो इसमें से आंखों का रंग जो है यह आनुवांशिकता संबंधी कारक को प्रदर्शित करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। और 32 कहता है कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारक हैं। तो चलते हम लोग इसके ऑप्शन की ओर। और ऑप्शन कहता है, चल जाते हैं यस। तो कहता है क्या क्या। शारीरिक गठन, पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति। तो 32 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो 32 नंबर का क्वेश्चन जिन्होंने कहा उसका आंसर शारीरिक गठन चला जाएगा। आप इसको अच्छे से बार कनेक्ट करके पढ़ लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर देखते हैं। 33 नंबर देखते हैं। कहता प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। यहाँ पे प्रकृति है ना, नेचर और नर्चर में कि जो टॉपिक है, इसमें नेचर का क्या यहाँ पे एक्सप्रेशन है, कंट्रोवर्सी है, इस पे बताइए क्या होता है। तो देखिए, प्रकृति का मतलब क्या होता है। जैविकी विशिष्टताएं एवं वंशानुक्रम सूचनाएं। बिल्कुल प्रकृति यही चीज बतलाती है, प्रकृति है ना। तो हमारा अगर हम बात करें नेचर एंड नर्चर में, तो यह हमको बतलाता है क्या चीज। तो बतलाता है बायोलॉजिकल गिवंस और द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। 33 का आंसर चला जाएगा 3 कौन सा 2 नंबर। तो ये चल जाएगा 2 नंबर। क्लियर है। 2 नंबर चल जाएगा। 2 नंबर चल जाएगा भाई। 2 नंबर क्लिक कर दो। जी हाँ। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्या बच्चे इसीलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था में ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। इस प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। तो यह दर्शाता है प्रकृति और पोषण का बहस पर, क्योंकि यहाँ पे देखिए मम्मी पापा का जो आनुवांशिकता गुण है उस पर भी वो बात कर रहा है और इसके परिवेश का भी बात कर रहा है। इसीलिए इट शोज द नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। ठीक है ना साथियों।
तो अगर हमारे इस चैनल में अगर आप नए हैं तो साथियों हम चाहेंगे कि हमारे चैनल को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आप अगर सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट भी करेंगे साथियों। और मैं बता दूं हमारी ऑफलाइन क्लास चल रही है कहाँ पे, तो ये है गुड्डा झारखंड, है ना, आकांक्षा कॉम्पिटिटिव क्लासेस जो कि शिक्षण सदन नहरचा गुड्डा झारखंड पे चलती है। हमारे लोकेलिटी विद्यार्थी यहाँ से ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत सारे वीडियोस जो लेक्चर वीडियोस हैं वो हमारे यूट्यूब पे भी आपको मिलेंगे, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं और साथियों आप अपने एग्जाम को जो है क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, अगर हमारे चैनल में आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए हम इसी तरह से फिर जुड़ते हैं अगले टॉपिक को लेकर, और वो अगला टॉपिक होगा हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, बाल विकास के सिद्धांत को, जो कि सीटेट का दूसरा चैप्टर है, उसको उसके क्वेश्चन के प्रपत्र को लेके हम लोग आएंगे और इसकी लेक्चर क्लास भी हमारे YouTube में पड़ा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। और YouTube के हमारे इस वीडियो के चैनल में इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बहुत सारी वीडियोस, इतनी वीडियो पड़ी हुई है हमारे चैनल में कि आप सारी वीडियोस को देखने के बाद आपके एग्जाम को निकाल सकते हैं। अगर हमारे क्षेत्र में लोकेलिटी स्टूडेंट हैं जो गुड्डा झारखंड बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप वो आ सकते हैं, हमारे संस्थान को ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई बात नहीं, अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, दूर दराज में हैं, तो बहुत जल्दी आपके साथ यूट्यूब के माध्यम से ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। जी हाँ साथियों, और एक मैं बताना चाहूँगा, पूरे यूट्यूब में मैथ्स पेडागोजी का लेक्चर क्लास, थ्योरी क्लास नहीं है, लेकिन हमारा एक ऐसा यह चैनल रहेगा जिसमें कि हम आपको मैथ्स पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी, उर्दू पेडागोजी, एसएसटी पेडागोजी, साइंस पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, ये सारे पेडागोजी मैं कंप्लीट करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपके पास आए, हमारे कमेंट में आप लिख के एक सुझाव दे सकते हैं, तो आपके लिए हमारा समय आपको हमेशा सुपुर्द करते रहेंगे। तो चलिए साथियों, हम अपने वाणी को और अपने सेशन को यहीं पे रोकते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड पर। तब तक बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।